हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रोपोर्शन को समाप्त किए थे, प्रोपोर्शन का बेसिक समझे थे और उस पर आधारित प्रश्न भी लगाए थे। असाइनमेंट के भी क्वेश्चन जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड थे, समानुपात से रिलेटेड थे, वो हम लोग लगा चुके हैं। पिछले क्लास में जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 और 37, इतना सवाल हम लोग कर चुके थे, है ना। और हम आपको एक चीज बताए थे पिछले लेक्चर में कि क्वेश्चन नंबर 27, 38 और 39 एक साथ हम लोग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का कंसेप्ट अलग से समझेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे 40 से। ठीक है, तो अब जो हम बोले थे पिछले क्लास में, जो छोड़े थे, अब उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। अब ये तीन क्वेश्चन कंसेप्ट समझना है, तीन क्वेश्चन का, ये तीनों क्वेश्चन का कंसेप्ट एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 27, 38 और 39, ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है, तो इसको हम लोग एक साथ समझेंगे। अब इसमें भी आप लोग निकालिए अपना असाइनमेंट और इसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। जब क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा तब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 और जब क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा तब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। पीछे से आना, पहले 39, फिर 38, फिर 27। ठीक है, क्योंकि लेवल इधर से बढ़ेगा धीरे धीरे। सबसे पहले लो लेवल, उसके बाद उससे थोड़ा सा लेवल उठेगा, फिर यहां पर आकर लेवल आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 जरा निकालिए अपने असाइनमेंट का और क्वेश्चन नंबर 39 कह क्या रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन आपको यहां भी नजर आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ a प्लस 2b इज टू 3 माइनस 4c इज टू 5c माइनस d बराबर है 5:2:3 के, तो बताइए a प्लस d इज टू b प्लस c का मान क्या होगा। सवाल एक बार देखेंगे। कह रहा है कि इफ a प्लस 2b इज टू 3b माइनस 4c इज टू 5c माइनस d बराबर है 5:2:3 के, तो आपको बताना है सर a प्लस d इज टू b प्लस c का मान क्या होगा। इज टू b प्लस c का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा है सर। बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। आइए समझाते हैं ऐसे सवाल को कैसे लगाया जाता है। ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं समझिए। कह रहा है a प्लस 2b इज टू 3b माइनस 4c इज टू 5c माइनस d बराबर है 5:2:3 के, तो a प्लस d इज टू b प्लस c का मान क्या होगा। अच्छा, कभी भी ऐसा सवाल आए ना कि आपको इस तरीके से दे के और बोले कि इसके बराबर है, तो आप इस पर ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो हम समझा रहे हैं, आप इस पर ध्यान देना। और इसमें पक्का कोई ना कोई दो अनुपात ऐसा होगा जिसको जोड़ने पर तीसरा प्राप्त हो जाए। इनमें पक्का कोई ना कोई दो संख्या ऐसा होगा जिसको जोड़ने पर तीसरा प्राप्त हो जाए, या फिर दो संख्या इसमें ऐसा होगा जिसका अंतर निकालने पर तीसरा प्राप्त हो जाए। मतलब या तो दो को घटाने पर तीसरा मिलेगा और नहीं तो दो को जोड़ने पर तीसरा मिलेगा। पक्का इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। जैसे 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचा? 3। या फिर आप इसको उल्टा भी लेकर आ सकते हैं, 2 प्लस का 3 बराबर 5। आप ऐसे भी लेकर आ सकते हैं, 3 प्लस 2 बराबर 5, या फिर 5 में से 2 जाएगा 3, ऐसे आप कर सकते हैं। अब जो भी आप यहां से लीजिए, या तो ये वाला पैटर्न ले लीजिए या फिर ये वाला पैटर्न ले लीजिए। जैसे पहले वाले पैटर्न पर चलेंगे तो यानी पहला में से दूसरा घटाने पर तीसरा मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, पहले में से दूसरे को घटाएंगे और तीसरे को बराबर करेंगे। ऐसे a प्लस 2b, इसमें से घटाएंगे किसको? 3b माइनस 4c को, और बराबर करेंगे 5c माइनस d का, और यहां से मान निकालेंगे a b और c का, a b c का यहां से मान निकालेंगे। ठीक है, या तो इस पैटर्न पर ले लीजिए और नहीं तो इस पैटर्न पर ले लीजिए। इस पैटर्न पर लेना होगा तो कैसे लिखेंगे सर? ये 2 और 3 को जोड़कर 5 मिल रहा है, तो आप इसको और इसको जोड़कर ये प्राप्त करेंगे, 3b माइनस का 4c अब प्लस का 5c
माइनस का डी और बराबर हम लोग को मिलेगा क्या, a प्लस 2b। आप इसको सॉल्व करिए या इसको सॉल्व करिए, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में जो आपका आंसर है सर वो सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। हम कहते हैं कि माइनस वाला नहीं ले चलिए। माइनस वाला क्यों नहीं ले चलिए, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करने पर थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा। ये माइनस के बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसमें साइन चेंज होगा, माइनस का 3b फिर माइनस माइनस प्लस का 4c। हालांकि आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं प्लस वाला लेकर चलो, ज्यादा सुविधा में रहोगे आप। प्लस वाला लेकर चलो, आप ज्यादा सुविधा में रहोगे, तो हम प्लस वाले पर लेकर चलते हैं। कोई भी दो अनुपात को जोड़े या घटाएं तो तीसरा मिल जाएगा इसमें। तो हमने क्या किया सर, 2 प्लस का 3 बराबर का 5, ये वाले पैटर्न पर हम लेकर चलते हैं इसको। तो आप कैसे बोलेंगे सर, 2 और 3 को जोड़कर 5 मिला, तो 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस का d बराबर हो जाएगा a प्लस 2b के। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर, जैसे इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल रहा तो इन दोनों को जोड़ने पर ये मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको जोड़ते हैं। 3b माइनस का 4c प्लस अब इसको 5c माइनस का d, और इधर बराबर हो जाएगा, किसके हो जाएगा सर बराबर, इधर बराबर हो जाएगा a प्लस 2b के, a प्लस 2b के। इसी को सॉल्व करिए ना, आपसे क्या पूछा है, a प्लस डी इज टू b प्लस c का मान पूछा है ना। आप कोशिश करिए एक बगल a प्लस डी को शिफ्ट करें और दूसरी बगल b प्लस c को शिफ्ट करें, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इधर d है तो इधर से d को इधर लाते हैं a, और ये d इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में d हो गया, और प्लस के 2b को उठाकर उधर लेकर जाते हैं, तो बराबर 3b माइनस का 4c प्लस का 5c, और ये प्लस का 2b उधर जाएगा तो माइनस का 2b। हालांकि आप यहां से ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आप यहीं पर इसको ले जाकर सॉल्व कर सकते थे कि 3b में से 2b इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 3b में से 2b चला गया, एक भी बचा, नहीं सॉल्व कर सकते थे, यहीं पर सॉल्व कर सकते थे आप। 3b में से 2b चला गया तो एक भी बचा, तो लिख दिए b। अब माइनस का 4c प्लस का 5c, तो कितना आ जाएगा सर, प्लस का c आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, बराबर है तो बराबर, ये a प्लस डी है तो a प्लस डी रख देंगे। अब देखिए कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको हम बताए थे कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है सर, एक होता है। कोफिशिएंट में इसके a प्लस डी के गुणांक में कुछ नहीं है तो एक है, b प्लस सी के गुणांक में कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो एक है। तो अब आपको इसको रेशियो में बदलना है, क्योंकि रेशियो में पूछ रहा है। तो जब दो संख्या आपस में बराबर होता है तो याद करो बाबू, अब ये बात पुराना हो चुका है, जब दो संख्या आपस में बराबर होता है तो अनुपात इंटरचेंज हो जाता है। मतलब ये वाला जो इसका कोफिशिएंट होगा, b प्लस सी का जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा a प्लस डी के पास, और जो a प्लस डी का कोफिशिएंट होगा वो चल जाएगा b प्लस सी के पास। तो ये हो गया a प्लस डी टू b प्लस सी का मान 1:1 किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आपको सॉल्व करना है, इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो एक है, इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो एक है, ये आपको सॉल्व करना है सर। सॉल्यूशन आपको समझना पड़ेगा, ये एक पैटर्न है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आपको अपना कॉमन सेंस का भी यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर कितने पे आ जाएंगे सर, 38 पर आएंगे। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। देखना अपने माइंड को शार्प रखना बाबू, माइंड को शार्प रखो और समझो सवाल को। अगर आप पीछे जितना अभी तक पढ़ाए हैं उतना बढ़िया से मेहनत कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अगर पीछे ही आप मेहनत ठीक से नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो पीछे ठीक ढंग से मेहनत करके यहाँ पर समझना है। अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे तो फिर आप इसको बैक करिए और दोबारा एक बार समझने का प्रयास करिए। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है तो आप हमसे दोबारा पूछ भी सकते हैं, ऑफलाइन ऑफिस में आकर पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस हिसाब से समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी दिक्कत होता है तो एक बार दोबारा जरूर देखना। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखना इसी पैटर्न पर है। कह रहा है कि इफ
ए माइनस बी इज टू बी माइनस सी इज टू सी माइनस डी बराबर है 1:2:3 के। तो आपसे पूछा क्या है इसमें आपसे पूछा है ए प्लस डी इज टू सी का मान क्या होगा। ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी माइनस डी बराबर है 1:2:3 के। तो ए प्लस डी इज टू सी का मान क्या होगा। आओ उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, इसको पकड़ो, इसको बताओ कौन सी दो संख्या जोड़े की तीसरी मिले, कौन सी दो संख्या जोड़े। तो आप बोलेंगे सर 1 और 2, 1 और 2 दोनों को जोड़ने पर 3 मिल रहा है। तो ठीक यही चीज इधर लागू कर दीजिए ना, ये 1 हो गया ये 2 हो गया और दोनों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए सर 3। तो कर दो a माइनस का b और इसमें जोड़ेंगे b प्लस का c बराबर होना चाहिए c माइनस के d के। यही तो था मेरे भाई, यही था। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करिए तो जरा, ये देखिए तो माइनस का भी प्लस का भी कट गया, क्या बच गया सर a प्लस का c बराबर c माइनस का d, यही बचा है। और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया इस पर भी ध्यान देना, a प्लस डी टू सी का मान पूछा है। तो a प्लस डी एक बगल चाहिए आपको, तो इधर माइनस का d है तो माइनस का d इधर आएगा तो प्लस का d हो जाएगा। तो लाइए ना इसको इधर लाइए, तो a माइनस का d और ये जो प्लस का c है उसको उधर लेकर जा रहे हैं। ये जो प्लस का c है सर प्लस का c है, माइनस का c है, माइनस का c है ना, गड़बड़ हो गया। देखो एक बार और बना देते हैं, साइन गड़बड़ लगा था। देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये मिला है, तो a माइनस का b प्लस b माइनस का c, a माइनस का b प्लस b माइनस का c, 1 प्लस 2 किया बराबर है 3 के, तो बराबर c माइनस डी हो जाएगा, c माइनस डी। अब देखो प्लस का b माइनस का b कट गया, क्या बचा सर a माइनस का c बराबर का c माइनस का d, यही बचा है भाई। अब देखना आपसे पूछा a प्लस डी इज टू सी, क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो d इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, a प्लस का d बराबर ये c इधर है ऑलरेडी, c के ऊपर रहने दो, और ये c इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में c हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। अब देखो तो सॉल्व करो, a प्लस डी बराबर हो जाएगा c प्लस सी टू सी। लेकिन हम कहते हैं कि यह स्टेप फालतू क्यों करना है, यहीं पर डायरेक्ट c उधर जाएगा, आपको पता चल रहा है प्लस में हो जाएगा, c एक ऑलरेडी था, c प्लस सी कितना हो जाएगा सर 2c हो जाएगा, 2c। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया, इतना निकल कर आया सर। अब देखना यहाँ पर आपको a प्लस डी का मान आ गया, a प्लस का d इज टू c पूछा है, तो a प्लस डी का मान आ गया 2c, 2c। अब आप c का मान निकालो, यहां से क्या आप c का मान नहीं निकाल सकते हो, बोलेंगे सर c का मान निकालेंगे a प्लस डी, ये c इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, मैंने c का मान हो गया a प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस सी बटा में 2, यही हो गया। अब और समझिए, ये 2c है तो 2c रहने दिए इज टू a प्लस सी, तो a प्लस सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो a प्लस सी के जगह सॉरी ये प्लस डी है ना, a प्लस सी के a प्लस डी, तो यहाँ c का मान हो गया a प्लस डी बटा में 2, तो a प्लस डी बटा में 2, तो a प्लस डी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, a प्लस डी के जगह हम लोग 2c लिख सकते हैं, तो लिख दिए 2c। ये a प्लस डी के जगह, a प्लस डी के जगह 2c आया है, तो a प्लस डी के जगह 2c लिख दिए, बटा में 2 है तो बटा में 2, 2 से 2 कट गया, c से c कट गया, क्या हो गया सर 2:1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 2:1। तो a प्लस डी इज टू सी का मान कितना आ गया सर 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। बोलेंगे कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें हमको बोले कि 2 को कोई जोड़ने पर तीसरा प्राप्त करना है, तो 1 प्लस का 2 बराबर हो गया 3 के, तो a माइनस डी प्लस डी माइनस सी बराबर हो जाएगा c माइनस डी के। हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, क्वेश्चन पूछा है a प्लस डी टू सी का मान कितना होगा, तो हमने यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ा यहाँ पर, तो a माइनस डी अब प्लस का b माइनस सी बराबर हो गया c माइनस डी के, तो माइनस का b से प्लस का b कट गया, बचा a माइनस का c, a माइनस का c बराबर c माइनस का d। अब यहां से अगर हमको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा पूछा क्या है, a प्लस डी एक बगल है और c इधर है, तो एक बगल हम a प्लस डी को करने गए थे, a माइनस का d इधर था, इधर आएगा तो प्लस का d, a प्लस डी, और ये c था, ये माइनस का c है, उधर इधर आएगा तो प्लस का c हो जाएगा, तो c और इधर आके प्लस का c, 2c हो गया 2c। अब यहाँ पर हमको मान निकल गया a प्लस डी का बराबर हो गया 2c के,
तो a प्लस d का मान तो हम बता सकते हैं 2c और इस 2 का c, तो यहीं से c का मान निकाल दिए। c का मान निकाल दिए तो 2 इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, a प्लस डी बटा में 2, तो c का मान लीजिए a प्लस डी बटा में 2। अब यहाँ पर 2c है तो फिर 2c रहने दिए। इसके बाद a प्लस डी के जगह पर हम क्या लिख दिए सर, a प्लस डी के जगह 2c लिख दिए और बटा में 2 है तो बटा में 2। 2 से 2 कट गया, c से c कट गया, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 2:1 आपका आंसर हो गया। आया समझ में सर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब आएंगे सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए सर। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा इफ x माइनस 2y प्लस 8z इज टू y माइनस 3z प्लस 4w इज टू 4x माइनस 5z माइनस 7w बराबर है 3:4:7 के, देन फाइंड 6x प्लस 2y माइनस 17w बटा में w। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन एक बार हम लिखना चाहेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हालांकि वहां लिख रहा होगा आपका, क्वेश्चन एक बार हम यहां भी लिख रहे हैं x माइनस का 2y प्लस का 8z इज टू y माइनस का 3z प्लस का 4w इज टू 4x प्लस का 5z माइनस का 7w, ये बराबर है 3:4:7 के। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 6x प्लस का 2y माइनस का 17w बटा में w का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा है। सवाल आपसे ये पूछा है सर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर इसको सॉल्व करना है सर। अब आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां आएंगे और आपको देखना होगा कि कौन सी दो संख्या को जोड़े या कौन सी दो संख्या को घटाए तो तीसरी संख्या प्राप्त हो। हम बोलते हैं हमेशा जोड़ने वाले को प्रेफर करिएगा, साइन चेंज नहीं होगा। जोड़ने वाले को प्रेफर करेंगे मतलब इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना हो तो बोलेंगे सर 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 7। मैंने पहला और दूसरा को जोड़ने पर तीसरा मिला, तो यहाँ भी ऐसे ही बोलना, ये पहला और ये दूसरा को जब हम जोड़ेंगे तो तीसरा मिलना चाहिए। तो ले आओ जोड़ते हैं, जोड़ो भाई। x माइनस का 2y प्लस का 8z, ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। y माइनस का 3z प्लस का 4w, इन दोनों को जोड़ने पर तीसरा मिलना चाहिए 4x प्लस का 5z माइनस का 7w मिलना चाहिए सर, एकदम मिलेगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ होशियारी के साथ सॉल्व करना है। सॉल्यूशन कैसे हम कर रहे हैं समझिएगा। ये जो x है ना, इस x को उठाकर उधर भेज रहा है, तो x को उठाकर उधर भेजेंगे तो माइनस का 2y प्लस का 8z प्लस का y माइनस का 3z प्लस का 4w, ये x जो है उठाकर इधर भेज रहे हैं और ये 5z और 7w को इधर ला रहे हैं। x को उठाकर उधर भेज रहे हैं और 5z और 7w को इधर ला रहे हैं, तो इधर 5z प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर 7w माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर। ये इधर आ रहा है x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x प्लस का प्लस नहीं, ये माइनस में हो जाएगा तो 4x माइनस का x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए सर। सॉल्व देखो कर रहे हैं हम, ये प्लस का 8z है, यहाँ देखो माइनस का 3z माइनस का 5z, तो माइनस का 3z और माइनस का 5z, कितना z हो गया, माइनस का 8z हुआ। अब माइनस का 8z प्लस का 8z कट गया। ये बात समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं हो? ये समझ में आया कि नहीं? ये देखिए तो प्लस का 8z है ना, ये प्लस का 8z, तो माइनस का 3z और माइनस का 5z, माइनस का 8z हुआ, तो माइनस का 8z से प्लस का 8z क्या हो गया, कट गया, कट गया। माइनस के 8z से प्लस का 8z कट गया। अब आगे समझो, देखो अब आगे क्या है।
अब आगे समझना भाई, 1 मिनट रुकना। चलो भाई, तो माइनस का 3z, माइनस का 5z, माइनस का 8z हो गया, माइनस के 8z से प्लस का 8z कट गया। चलो अब आगे देखो क्या है भाई, और इधर तो आप सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस x 3x हो जाएगा। और अब इधर सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 2y और प्लस का y है, तो कितना y हो गया, माइनस का y, माइनस का 2y और प्लस का y सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का y। अब क्या क्या बच गया, प्लस का 4w, प्लस का 4w और प्लस का 7w, कितना w हो गया, तो बोलेंगे 11w, और बराबर इधर कितना आ गया, 3x, 3x आ गया ना, हो 3x आ गया। अच्छा अब यहां से आप देखेंगे 11w का मान अगर निकालना होगा तो 11w बराबर हो जाएगा 3x, आई माइनस का y है तो उधर जाएगा तो प्लस का y हो गया, प्लस का y। हम लिख दिए 11w बराबर 3x प्लस का y, 11w बराबर 3x प्लस का y। हम क्या किए, एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, पहला और दूसरा को जोड़कर तीसरा प्राप्त किए, तो पहला और दूसरा को जोड़े तीसरा प्राप्त किए। फिर x को उठाकर हम इधर से इधर लाए और 5z और 7w को उठाकर दोनों को इधर से इधर लाए, तो x इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हुआ, 5z प्लस में था इधर आया तो माइनस में, 7w माइनस में था इधर आया तो प्लस में। अब इसको सॉल्व करने गए, 3z माइनस का 3z और माइनस का 5z, माइनस का 8z हो गया, और माइनस के 8z और प्लस के 8z आपस में कट गए। ठीक, इसके बाद माइनस का 2y और प्लस का y, माइनस का y, 4w और 7w 11w, और इधर 4x माइनस x हो गया 3x। तो यहाँ पर हम 11w बराबर कर दिए 3x माइनस का, ये माइनस था y तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 11w बराबर हो जाएगा 3x प्लस का y, 3x प्लस का y वही लिख दिए। ठीक है, अब आगे समझना हमसे पूछा क्या है, पूछा ये है ना 6x प्लस का 2y माइनस का 17w और बटा में w। आओ यही हमसे पूछा है ना, इसको देखो सॉल्व करते हैं कैसे। इस 6x और 2y में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 इसमें बाहर निकालो, सिर्फ इन दोनों में बोल रहे हैं, 6x और 2y में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 इसमें से बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3x प्लस का y, 3x प्लस का y, फिर 2 से इसमें गुना करेंगे फिर यही हो जाएगा, और माइनस का 17w है तो 17w, बटा में w है तो w। आओ एक स्टेप और लेकर चलते हैं, देखो यहीं पर आगे लेकर चल रहे हैं स्टेप, देखना 2 है तो लिख देते हैं 2, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा, 3x प्लस का y, और 3x प्लस का y यहाँ भी है, 3x प्लस y, 3x प्लस y, 3x प्लस y की जगह क्या लिखा है 11w, तो 3x प्लस y की जगह हम क्या लिख दिए 11w, माइनस का 17w है, माइनस का 17w रहेगा, बटा में w है तो w रहने देते हैं। अब बताइए 11 दूने का 22w हो गया, 22w और माइनस का 17w बटा में w, और ले आइए 22w में से 17w गया, कितना w बचा 5w बटा में w से w कट गया, कितना आ गया सर 5, और यही हम लोग का क्या हो गया मेरे भाई आंसर, यही हम लोग का आंसर हो गया। इसको बस सॉल्व कर देना था, ये इतना हम समझाए थे, इतना आप सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद ये वाले को सॉल्व किए 6x प्लस 2y माइनस का 17w। अब 6x और 2y में आपको कॉमन मिला 2, तो 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 3x और यहाँ पर y। अब माइनस का 17w, माइनस का 17w लिख दिए, w है तो बट्टा में w लिख दिए। अब 2 है तो 2, और 3x माइनस y की जगह पर हम लिख दिए 11w, 3x प्लस y की जगह पर लिख दिए 11w, तो ये लिख दिए हम इसके जगह पर 11w, माइनस का 17w, माइनस का 17w बटा में w, बटा में w, 2 इंटू 11w 22w हो गया, माइनस का 17w है, बटा में w है तो w, 22w में से 17w घटा दिए 5w, बटा में w है तो w बराबर, w से w कट गया, आपका हो गया 5। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था सर, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये 3 पैटर्न पर, ये जो आपको सवाल 3 वो दिखाए ये सेम पैटर्न पर थे, ये 3 सवाल जो आप देखें ये सेम पैटर्न पर थे। आइए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं।
चलिए सर, अब आप समझिए क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या Z है, उनमें लड़कों की संख्या X है, तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कक्षा में कुल छात्रों की संख्या Z है। छात्र का मतलब, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है सर? छात्र, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बोला है। हाँ, स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है सर? बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों, मतलब छात्र और छात्राएं दोनों, बॉयज प्लस गर्ल्स। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है? बोला है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या Z है। छात्र यहां पर स्टूडेंट बोलना चाहिए, विद्यार्थी बोलना चाहिए। इंग्लिश में पढ़िए, लिख रहा है इन अ क्लास वेयर आर Z स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? Z। तो स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों हो जाएंगे, स्टूडेंट मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों हो जाएंगे। उनमें लड़कों की संख्या X है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो Z है। स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है सर? Z है, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है सर? Z आ रहा है, जिसमें बता के रखा है कि उनमें लड़कों की संख्या X है, मतलब बॉयज कितने हैं सर? X है। बॉयज जो है वो X है, ऐसा बता कर रखा है। ध्यान से सुनना, स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों हो गए, और आपको जो संख्या दे रखा है वो स्टूडेंट्स का संख्या दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स सर Z है, जिनमें से बॉयज जो है वो X है। अब स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज और गर्ल दोनों हो गया, तो बॉयज और गर्ल दोनों मिलाकर कितने हैं सर? Z है। बॉयज और गर्ल दोनों मिलाकर Z है, जिनमें से बॉयज का संख्या X दे रखा है। तो क्या आप यहाँ से गर्ल्स का संख्या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। गर्ल्स बराबर हो जाएगा Z और बॉयज माइनस का बॉयज, और बॉयज का मान आपको दे रखा है कितना? X। तो बॉयज ना लिखकर यहाँ क्या लिखेंगे? X लिखेंगे, X। ये बात आपको समझ में आया सर? स्टूडेंट्स का संख्या Z है, तो स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों, तो बॉयज और गर्ल्स को ऐड करने पर Z आ रहा है, जिसमें से बॉयज का मान ये गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन है कि बॉयज कितने हैं? X। तो यहाँ से आप गर्ल्स का मान नहीं निकाल सकते। यदि बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर Z, जिसमें से बॉयज X है, तो गर्ल्स का मान नहीं निकल जाएगा। गर्ल्स का मान निकल जाएगा Z और माइनस का X, Z माइनस का X। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है? लड़कियों की संख्या का भाग कितना है? लड़कियों की संख्या कितनी है सर? Z माइनस X। लड़कियों की जो संख्या है वो Z माइनस X है। तो टोटल विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है? टोटल विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है? तो टोटल लड़कियां हैं Z माइनस X। कुल विद्यार्थी में पूछा था, कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? Z। कुल विद्यार्थी की संख्या Z है, तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों का हिस्सा बताना है। कुल विद्यार्थियों में लड़कियों का कितना भाग है? कुल विद्यार्थी यानी Z में लड़कियों का जो भाग है वो Z माइनस X है। लड़कियां Z माइनस X है, कितने में? Z में से। Z में से लड़कियां जो है सर वो Z माइनस X है, कितने में से सर? Z में से। टोटल Z माइनस X लड़कियां हैं Z में से, तो Z को नीचे और Z माइनस X को कहां रखेंगे सर? ऊपर। अब इसको सॉल्व ना करिए बाबू, सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं Z बटा में Z माइनस का X बटा में Z, ऐसे आप लिख सकते हैं। Z बटा में Z माइनस का X बटा में Z। अब ये Z से Z कट गया, बच गया 1 और माइनस का X बटा में Z। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, जब बटा पर का जोड़ के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे बटा पर का घटाव में, तो फिर ये दोबारा ऐसे ही आ जाएगा। और आपके ऑप्शन में जो दिया गया है ये वाला आंसर आपके ऑप्शन में दिया गया है, जो कि लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप समझ पा रहे हैं इसको कैसे सॉल्व किया हम? Z बटा में Z माइनस का X बटा में Z। जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखो, Z एकम Z माइनस X बटा में Z दोबारा हो जाएगा। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए सर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शांत मन से मेरी बातों को सुनिए, मेरे एक एक स्टेप को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, मन शांत होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन तगड़ा होना चाहिए, और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, तब जाके आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 था सर, क्वेश्चन नंबर 32 था ये। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना आपका सर, क्वेश्चन नंबर 28 वो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल है। तो आइए उसको देखते हैं, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो वाला रूल। क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ रूल सिखा रहे हैं, समझिएगा। रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड डिविडेंडो घटक, लाभांश और घटक का नियम। लाभांश और घटक का नियम। लाभांश और घटक का नियम। लाभांश और घटक का नियम, रूल ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, लाभांश और घटक का नियम। थोड़ा सा समझिए क्या है घटांश और लाभांश और घटक का नियम क्या है, इस चीज को समझिए जरा। जैसे मान के चलो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बटा में बी। अब ए बटा में बी का समझो, जैसे ए बटा में बी का लाभांश और घटक निकालना है। ए बटा बी का लाभांश और घटक निकालना है। तो ए बटा बी का लाभांश और घटक निकालने के लिए क्या करना होता है कि ये जो अंश और हर है इसको आपस में एक बार जोड़िए, मतलब इसका योग, अंश और हर का योग ऊपर लिखना है और फिर अंश और हर का अंतर नीचे लिखना है। ये हो गया लाभांश और ये हो गया घटक। ये हो गया लाभांश और ये हो गया घटक। जैसे मान के चलो ए बटा में बी बराबर सी बटा में डी है, तो इसका लाभांश और घटक लिखना है, तो कैसे लिखिएगा? तो ए प्लस बी, मतलब एक बार दोनों का योग ऊपर में और एक बार दोनों का अंतर नीचे में, ऐसे लिख देंगे। बराबर फिर एक बार दोनों का योग ऊपर में और फिर एक बार दोनों का अंतर नीचे में, ऐसे लिख देंगे। समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं लाभांश और घटक। इसी को बोलते हैं लाभांश और घटक। कुछ नहीं करना है। जैसे मान के चलो लिखा हुआ है P बटा में Q, और P बटा में Q का लाभांश और घटक निकालना है। P बटा Q बटे में R बटा S, ऐसे लिख दिया। अब इसका लाभांश और घटक निकालना है, तो एक बार दोनों का योग ऊपर में लिखिए और फिर दोनों का अंतर नीचे में लिखिए। बराबर फिर दोनों का योग ऊपर में लिखिए और फिर दोनों का अंतर नीचे में लिखिए। यही हो गया लाभांश और घटक। कुछ नहीं होता लाभांश और घटक, एक बार अंश और हर का योग ऊपर में और फिर अंश और हर का अंतर नीचे में, हो गया लाभांश और घटक। कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए हम आपको ना इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे आ रहा है। इसको हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे आता है। आइए, लाभांश और घटक ये हम आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं कि क्यों एक बार दोनों का योग ऊपर में और फिर दोनों का अंतर नीचे में। हम आपको ये सिद्ध करके यहां दिखा रहे हैं। आइए बाबू, चलिए देखिए। जैसे बोला गया है कि दो अनुपात आपस में बराबर है, ए बटा बी बराबर है सी बटा डी के, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक बार LHS में एक जोड़िए और RHS में एक जोड़िए, फिर एक बार LHS और RH में से एक घटाइए। समझिए कैसे हम बोल रहे हैं। ए बटा में बी प्लस 1 बराबर सी बटा में डी प्लस 1, मतलब एक बार LHS और RHS में एक जोड़ना है और फिर एक बार LHS और RHS में से एक घटाना है। हम इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। फिर एक बार LHS और RH में से एक घटाना है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 में भाग देंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 में भाग देंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 में भाग देने जा रहा है इक्वेशन 2 से। ए बटा में बी प्लस 1 बटा में भाग देंगे सर, भाग देंगे इससे ए बटा में बी माइनस 1, ठीक, बराबर फिर यहां पर सी बटा डी प्लस 1 भाग देंगे इससे सी माइनस डी माइनस 1, सॉरी माइनस, ये प्लस 1, हाँ ठीक तो है, प्लस 1 और ये हो गया
सी बटा डी माइनस वन। हम क्या बोले सर, ए प्लस बी, ए बटा बी प्लस का वन बटा में ए बटा बी माइनस का वन, फिर सी बटा डी प्लस का वन सी बटा डी माइनस का वन। मतलब इक्वेशन 1 में भाग दिया इक्वेशन 2 से। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको और सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, बट्टा पर का जोड़ है वो, तो बट्टा पर का जोड़ है ए बटा बी प्लस वन को सॉल्व करेंगे तो होगा ए प्लस बी बटा बी, ए प्लस बी बटा बी। इसको सॉल्व करेंगे तो ना होगा वो ए बटा बी प्लस का वन, नीचे कुछ नहीं है तो एक है, बटा पर का जोड़ है, बी और एक का एलसीएम बी हो जाएगा। बी में क्या चीज से गुणा करें कि बी आ जाए तो एक से, तो ऊपर भी एक से गुणा करेंगे तो एक गुणा एक एक हो जाएगा। एक में क्या चीज से गुणा करें कि बी आए तो बोलेंगे सर बी से, तो ऊपर भी बी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी, ए प्लस बी बटा में बी, ए प्लस बी बटा में बी। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद बटा में, ये वाला बटा है तो लिख देंगे सर बटा, फिर ए बटा बी माइनस का एक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बटा का बी। बटा पर का घटाव सॉल्व करने आता है ना, तो बटा पर का घटाव इसको सॉल्व करिए। ठीक है, बटा पर का घटाव जो है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर एक है, बी और एक का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बी हो जाएगा बी। अब बी में किससे गुणा करें कि बी आ जाए तो एक से, तो ऊपर भी एक से तो एक ए कम ए, आइए माइनस है तो माइनस, फिर एक में किससे गुणा करें कि बी आ जाए तो बोलेंगे बी से, तो ऊपर भी बी से, तो ए गुणा बी हो जाएगा, ए माइनस बी बटा बी, ए माइनस बी बटा बी। अब आप समझ गए होंगे, अब वैसे ही आगे सॉल्व होगा। ये बराबर है तो क्या लिखेंगे सर बराबर, फिर ए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सी प्लस डी बटा में डी, सी प्लस डी बटा में डी बराबर सॉरी बटा सी बटा डी माइनस एक को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा सी माइनस डी बटा में डी, सी माइनस डी बटा में डी। अब देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ ए बटा बी बटा में सी बटा डी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए बटा बी, ये भाग को अगर गुणा में बदलना है तो नीचे वाला चल जाता है ऊपर और ऊपर वाला चला आता है नीचे, इसी प्रकार से तो होता है। तो जब आप इसको भी सॉल्व करिएगा ना तो देखिए ये कैसे होगा, ए प्लस बी, इधर ही सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे इसको सॉल्व करिएगा ए प्लस बी बटा में बी, फिर भागा ए माइनस बी बटा में बी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, ए प्लस बी बटा में बी, और फिर ये भाग को बदलेंगे हम लोग गुणा में, तो ये हर जाएगा ऊपर और अंश आएगा नीचे, बी से बी कट गया, क्या बचा ए प्लस बी बटा में ए माइनस का बी, ए माइनस का बी बचा कि नहीं बचा। इसका मतलब ये बी से बी जो कट जा रहा है आप इसको यही ना काट दीजिए, बी से बी कट गया, यहाँ भी डी से डी कट गया। आप समझ रहे हैं ना किस आधार को हम काट रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर बचा है ए प्लस बी और बटा नीचे क्या बचा है ए माइनस डी बराबर, देखिए ऊपर क्या बचा सी प्लस डी और नीचे क्या बचा सर सी माइनस का डी। देखिए तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी का लभांश और घटक ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी, सी प्लस डी बटा में सी माइनस डी। एक बार दोनों का योग ऊपर, फिर दोनों का अंतर नीचे, फिर दोनों का योग ऊपर, दोनों का अंतर नीचे। समझ रहे हैं, तो यहाँ से आपको प्रूफ करना था, जो ये प्रूफ हो गया। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको 4 पॉइंट लिखाते हैं और उस 4 पॉइंट को एकदम आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए। आइए अब आगे, आपको हम 4 पॉइंट लिखा रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए सर। आइए पहले लिख लीजिए, उसके बाद सवाल पढ़ाते हैं। 4 पॉइंट ये लिख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो इसका घटक और लाभांश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक बार दोनों का योग ऊपर, दोनों का अंतर नीचे बराबर,
दोनों का योग ऊपर, दोनों का अंतर नीचे। ठीक है। दूसरा पॉइंट जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर c बटा में d। अब इसका घटक और लाभांश निकालना है तो कैसे निकालिएगा? इसका कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों का योग ऊपर, अंश और हर का योग ऊपर और अंश और हर का अंतर नीचे, ऐसे ही तो करते हैं। जैसे इसका घटक और लाभांश निकालना है a प्लस बी बटा में a माइनस बी, तो कुछ नहीं, वही प्रक्रिया, एक बार योग ऊपर और फिर एक बार अंतर नीचे। तो योग करेंगे ऊपर a प्लस बी, आप प्लस का c माइनस डी, c माइनस बी, ऐसे ही तो बोलेंगे, सॉरी a माइनस बी, c तो बोल दिए, a माइनस का b, समझ करेंगे a प्लस बी, आप प्लस का a माइनस बी, एक बार योग ऊपर हो गया और फिर अंतर नीचे, a प्लस बी और माइनस के बाद साइन चेंज होता है इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे a माइनस का b, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो तो प्लस का b माइनस का b कट गया, a और a कितना है, हो गया 2a बटा में, यहां पर इसको सॉल्व करिए तो जरा, a प्लस का b माइनस a, माइनस माइनस प्लस b, देखो प्लस का a माइनस का a कट गया, बचा क्या, b प्लस b 2b, देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया सर, a बटा में b, a बटा में b, a बटा में b आ गया सर, a बटा में b। तो आप इसे घटक और लाभांश निकालना है ना, तो इसको ऊपर है, इसको नीचे रख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली यही होगा, हम आपको बता रहे हैं। ये वाला a को ऊपर और ये b को नीचे रख दीजिए बराबर, और इसका घटक और लाभांश निकालना है तो आप बोलिएगा सर योग ऊपर अंतर को नीचे, ऐसा ही तो करेंगे। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप ये काम करिएगा, इतना झमेला नहीं करिएगा, इसको ऊपर और इसको नीचे लिख दीजिएगा, सॉल्व, इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा, ठीक ना। अब इसके बाद से आपको एक और पॉइंट समझिएगा, तीसरा नंबर, कभी ऐसे आ गया a बटा में b बराबर c प्लस d बटा में c माइनस d, इसका घटक और लाभांश निकालिए। तो इसका घटक और लाभांश a प्लस बी बटा में a माइनस बी, योग ऊपर अंतर नीचे, फिर इसका अभी समझाया है, इसको ऊपर और इसको नीचे, c बटा में d, आंसर हो गया, घटक और लाभांश निकल गया। चौथा अब a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर c प्लस d बटा में c माइनस डी, इसका घटक और लाभांश निकालिए, इसको ऊपर बटा में इसको नीचे बराबर, इसको ऊपर अब बटा में इसको नीचे, खत्म। ये 4 पॉइंट बाबू नोट करो, 4 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, आपके दिमाग में सब सेट होना चाहिए। घटक और लाभांश निकालने के लिए एक बार दोनों को जोड़कर ऊपर, फिर दोनों का अंतर नीचे, LHS में भी और RHS में भी। तो यहाँ पर जब दोनों का योग और अंतर नीचे लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएं, इसको जरा नोट करिए। हो गया नोट सर, आगे बढ़े, आइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर, देखिए उसमें कैसे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल का यूज होगा और कितना आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे आपको सुधार करना है। आपके असाइनमेंट में गलती लिखा हुआ है, हम यहाँ जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 गलत लिखा हुआ है, तो बोर्ड पर जो लिख रहा है उसको ऐसे सुधार कर लीजिएगा। 4a प्लस का 7b इंटू का 4c माइनस का 7d बराबर है 4a माइनस का 7b इंटू का 4c प्लस का 7d। और इसके लिए आपको ऑप्शन जो आपके असाइनमेंट में दिया गया है वही रहेगा, a बटा b बराबर है c बटा d के। ऑप्शन नंबर बी, a बटा d बराबर है c बटा b के। ऑप्शन नंबर सी, a बटा b बराबर है d बटा c के। और ऑप्शन नंबर डी, 4a बटा में 7b बराबर है c बटा में d के। इसको सॉल्व करके बताना, सॉल्व कर देंगे आराम से।
देखिए 4a या 7d यहाँ प्लस में है, 4a 7d यहाँ माइनस में है, और यहाँ पर 4c 7d माइनस में है, और यहाँ 4c 7d प्लस में है। तो इसको ना प्लस वाले के ऊपर रखना है। देखो इसको सेट कैसे कर रहे हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पर 4a प्लस का 7b, ये इधर इंटू में गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा में 4a माइनस का 7b बराबर ये लिख रहा है, ये 4c प्लस का 7d बटा में, ये इधर गुणा में है, जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 4c माइनस का 7d। अब देखो कैसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लग रहा है, जिस दोनों को ऊपर जोड़ रहा है उसी दोनों को नीचे घटाया है, जिस दोनों को ऊपर जोड़ रहा है उसी दोनों को नीचे घटाया है, तो यहाँ पर लभांश और घटक लग जाएगा 4a बटा में 7b, 4a बटा में 7b। अरे कैसे करते थे अभी थोड़ी देर पहले, इस तरीके से था तो a प्लस बी बटा में a माइनस बी, तो कैसे इसका निकालते थे, a बटा में b, ऐसे ही तो निकालते थे, यही तो काम कर रहे हैं। 4a बटा में 7b, यहाँ देखो क्या है 4c बटा में उसके बाद 7d। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया हो, a बटा b बराबर c बटा में d। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। देखे घटक और लभांश के नियम से किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और कैसे इसको उड़ा दिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा घटक और लभांश से और आपको उसको उड़ा देना है। नोट कर लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 28। तो अब भी बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 39 तक क्लियर हो गया, इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 तक कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूट रहा है। जो छूटा हुआ था 27, 38, 39 उसको भी हम लोग सेम पैटर्न का क्वेश्चन तो देख लिए, फिर 32 देख ही लिए, 28 देख ही लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर पे। आइए 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जरा समझिएगा सवाल। कह दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है, तो मूल संख्याओं का योग बताइए। देखो बाबू ये हम 3 तरीका से आपको बताएंगे सॉल्व करने का। ये सवाल जो है हम 3 मेथड बताएंगे इसमें आपको। फर्स्ट मेथड हम आपको बताएंगे बेसिक, दूसरा क्रॉस मेथड, और तीसरा हम आपको डिफरेंस मेथड बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 में सबसे पहले हम आपको फर्स्ट मेथड समझा रहे हैं। क्वेश्चन पहले आप पढ़िए अपने हिसाब से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या है 4:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, दोनों संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या है। दो संख्याएं सर 4:9 के अनुपात में है। मान के चलिए एक संख्या a और दूसरी संख्या है b। ये दोनों की दोनों संख्या है, दो संख्याएं इस तरीके से लिख ले, पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। दो संख्याएं जो है वो 4:9 के अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है और दोनों संख्या में 12 की वृद्धि हो रही है। पहले संख्या में भी 12 की वृद्धि हो रही है और दूसरे संख्या में भी 12 की वृद्धि हो रही है। तो आप डायरेक्ट इसमें वृद्धि नहीं कर सकते हैं, ये ओरिजिनल संख्या थोड़ी है, कटा हुआ संख्या अनुपात में है ये, ठीक है। तो अगर 12 की वृद्धि करनी है दोनों में तो एक कांस्टेंट इसमें शामिल करिए 4x और दूसरी संख्या हो जाएगी 9x। अभी ओरिजिनल हो गई संख्या क्योंकि वो संख्या कटी हुई है, अभी संख्या ओरिजिनल हो गई 4x और 9x। अब आप इसमें वृद्धि कर सकते हैं 12 का, तो 4x में भी 12 का वृद्धि कर दिए, ये संख्या 4x में, और बटा है तो बटा मतलब अनुपात का मतलब बटा होता है, और फिर 9x में भी 12 की वृद्धि कर दिए। दोनों में 12 की वृद्धि होती है
तो 12 की वृद्धि करने के बाद यहाँ जो जोड़ने के बाद आया और फिर यहाँ जो जोड़ने के बाद आया और उसके बाद इसको काट दिया गया, तो काटने के बाद आपका कितना आ गया है सर? 11:21। 11:21। ये समझे कि नहीं समझे? जो संख्या था 4x और एक संख्या था 9x, दोनों में 12 की वृद्धि की गई। 12 की वृद्धि करने के बाद दोनों को जोड़ा गया। इसको इसमें 12 जोड़ने के बाद जो आया इसको यहाँ लिखे, और 9x में 12 जोड़ने के बाद जो आया यहाँ लिखे, और उसके बाद दोनों को जब काट दिया तो कितना हो गया? 11:21। वही बात बोल रहा है कि यदि 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। इसमें 12 की वृद्धि करने के बाद जो अनुपात है वो 11:21 हो जाता है। तो बताइए मूल संख्याओं का योग क्या? यही ना मूल संख्या, तो इसी का तो योग पूछा है। 4x प्लस 9x, 9 4 13x का योग पूछा है आपसे। 13x का मान पूछा है आपसे। बताइए 4x प्लस 9x का योग, आपको योग बताना है 4x और 9x का। तो 4x और 9x 13x, 13x का मान बता देंगे। अब x का मान हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये जो हम लोग लिखे हैं सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। 21 चौक 84x, 84x प्लस 21 में 12 से गुना करिए तो कितना आ रहा है? 12 एकम 12 की 2, हारसीन 1, 12 दूना 24 और 2 24 और 1 25, मतलब कितना हो गया? 252 बराबर 11 इंटू 9x कितना हो गया सर? 99x और प्लस का 11 इंटू 12 हो जाएगा 132। 132 सॉल्व किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व किए। अब x को एक बगल करते और इसको एक बगल करते, x उधर जाएगा तो 99x में से 84x चला गया तो कितना बचा जी? 15x बचा। 15x बराबर ये 252 में से 132 को घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 2 में से 1 जाएगा 1। यही ना हुआ। अब 15 अट्ठे हो गया 120, माने x का मान कितना आ गया सर? x का मान आ गया 8। और हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था 13x का मान, तो नहीं बता देंगे 13x का मान। 13 इंटू x के बराबर हो जाएगा 8 और 13 अट्ठे होता है 104। आपका सही जवाब, सही जवाब आ गया सर। यही हमसे पूछा हो। तब पहली संख्या क्या है? तब बोलते कि 4 इंटू का x, x का मान है 8, पहली संख्या हो जाती 32। बोलता दूसरी संख्या क्या है? तो 9 इंटू x का मान 8, 9 8 72, 72 बोल देते। पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 72, दोनों संख्याओं का योग 104, दोनों संख्या का अंतर पूछ देता। मान चलो दोनों संख्या का अंतर पूछ देता, 4x और 9x का अंतर कितना हो जाता? 5x, और x का मान हम सबको पता है कि मिल गया है 8, 5 8 कितना हो जाता है? 40। इतना सवाल आपसे पूछ सकता है। या तो बोलेगा कि दोनों मूल संख्याओं का योग बताइए, नहीं तो बोलेगा दोनों मूल संख्याओं का अंतर बताइए, नहीं तो बोलेगा कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। हमसे क्या पूछा था? योग, तो अंतर क्या हो जाएगा? 104। 104 क्लियर है सर? क्लियर है। ये फर्स्ट मेथड है। अब इसको नोट करिए, फिर हम आपको दूसरा मेथड इसका समझाते हैं बनाने का। और दूसरा मेथड बेहतरीन मेथड है, उसको समझना है दूसरा मेथड को। ये बेसिक था, बेसिक से हमेशा थोड़े लगाएंगे हमारा, बेसिक से हमेशा नहीं लगाना है, लेकिन जानना है। आगे बढ़ जाए सर। चलो इसका दूसरा मेथड हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलो भाई समझो इसका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। इस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड देखो, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 4:9 के अनुपात में। ध्यान से समझना, दो संख्या है, अब दोनों संख्या जो है वो 4:9 के अनुपात में है। 4:9 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, ध्यान से देखना, यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, पहली संख्या में भी 12 की वृद्धि हुई और दूसरी संख्या में भी 12 की वृद्धि हुई, लिखने का तरीका देखना,
दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में, पहली संख्या में भी 12 की वृद्धि हुई, दूसरी संख्या में भी 12 की वृद्धि हुई। वृद्धि करने के बाद अब जो संख्या का अनुपात होता है वो 11:21 हो जाता है, वो 11:21 हो जाता है। देखो ये हो गया संख्या बिफोर, मतलब पहले, बिफोर चेंज, परिवर्तन के पहले। ये मूल संख्या है, मूल संख्या जो था वो 4:9 के अनुपात में था, और जब इसमें 12 जोड़ दिया गया और इसमें भी 12 जोड़ दिया गया तो अब चेंज हो गया संख्या का अनुपात, अब 11:21 हो गया, माने आफ्टर चेंज, आफ्टर चेंज अब जो संख्या का अनुपात हो गया 11:21 हो गया। पहले दोनों संख्याओं का अनुपात मूल रूप से मूल संख्या हो गया, परिवर्तन के पहले जो संख्या का अनुपात था वो 4:9 था। अब इसमें भी 12 ऐड किया गया, इसमें भी 12 ऐड किया गया। ऐड करने के बाद जो चेंजिंग हुआ, मतलब ऐड करने के बाद जो चेंजिंग हुआ वो हो गया 11:21। तो चेंजिंग के बाद 11:21 और चेंजिंग के पहले 4:9 था। चेंजिंग क्या किया गया है सर, 12 इसमें जोड़ा गया है ना। तो 12 इसमें 12 जोड़ने के पहले ये 4 के अनुपात में था और इस संख्या में 12 जोड़ने के पहले 9 के अनुपात में था। जैसे ही इसमें 12 और इसमें भी 12 जोड़ा गया तो अब ये संख्या 11:21 के अनुपात में हो गई, मतलब चेंजिंग के बाद ये संख्या 11:21 के अनुपात में हो गई। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है सुनिए, इसका गुणा इसके साथ तो 21 चौक 84 यहां लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ 21 9 99 यहां लिखेंगे। ध्यान से सुनना, इसका गुणा इसके साथ यहां लिखे, इसका गुणा इसके साथ यहां लिखे। अब इन दोनों का अंतर निकालना, अंतर, तो अंतर कितना आ रहा है, अनुपात में आएगा अंतर 15, ये भी अनुपात में, ये भी अनुपात में है। इसका अंतर निकालने कितना लिखे है 15, ऊपर का काम खत्म। अब नीचे समझना, 21 में 12 से गुणा करना 252, और फिर 11 में 12 से गुणा करना 132, 21 में 12 से 252, 11 में 12 से 132, और फिर इसका भी अंतर निकालना। इसका अंतर निकालेंगे आएगा 120 आ गया सर, इसका अंतर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर 120। अब आपको क्या करना है सुनना, ये जो अनुपात में 15 है और अनुपात में 120 है, यही ना है, ये 15 है और 120 है, इसको काटो आपस में, 1:, कितना हो गया 8 हो गया, 1:8। अब यहीं से सब सवाल लगेगा। आपसे बोला है कि मूल संख्या क्या है बताइए, मूल संख्या क्या है। अगर यहां से 4 सवाल बोलेगा पहली संख्या क्या है बताइए, दूसरी संख्या क्या है बताइए, पहली और दूसरी संख्या का योग बताइए, पहली और दूसरी संख्या का अंतर बताइए। यही 4 सवाल तो पूछ सकता है। जब आपसे पहली संख्या पूछेगा तब आपको क्या करना है सुनिए, जब पहली संख्या आपसे पूछेगा तब आपको क्या करना है, तब पहली संख्या बताने के लिए 1:8 है ना, तो 1:8 यही है पहली संख्या। जिसका मान निकालना है उसको यहीं पर रखना है, उस वाले अनुपात को ऊपर ही रखना है ना। तो मूल संख्या का मान निकालना है, इसीलिए मूल संख्या वाले मान को ऊपर रखे हम। तो 1:8 आ गया है जो उसको लिख देंगे। अब बोला है कि पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या अनुपात में कितनी है 4, तो बोलेंगे 1 नहीं है 4 है। कितना गुणा पर, मतलब 1 में कितना से गुणा करेगी 4 है तो 4 से, तो आप भी कहेगा इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा सर 32, मतलब पहली संख्या कितनी है 32 है। वैसे यही सवाल रहता है कि दूसरी संख्या कितनी है बताओ, दूसरी संख्या, तो कुछ ना यही वाला तरीका अपनाते, 1:8। दूसरी संख्या देखो यहाँ पर अनुपात में 9 है, तो बोलते 1 नहीं 9 है, कितना गुणा पर 9 गुणा पर, तो वास्तव में भी वो संख्या 8 9 कर 9 गुणा पर कितनी हो जाएगी 8 9 72। ये हो गया दूसरी संख्या। मेरी बात समझ रहे कि नहीं हो। अब आइए यहाँ पर हम आपको इसका योग निकाल कर दिखाते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या होगा, योग आइए दिखाते हैं। वही रेशियो पर आएगा 1:8, बोलेंगे योग अनुपात में 4 और 9 13 है योग, अनुपात में योग कितना है सर 13, बोलेंगे 1 नहीं 13 है, 13 गुना पर, तो ये भी 8 न होकर 13 गुना पर कितना हो जाएगा 104। बताइए यही ना आपसे पूछा था कि पहली और दूसरी संख्या का योग क्या है, मूल संख्याओं का योग क्या है, तो कितना हो जाएगा 104। अंतर पूछेगा तो अंतर भी ऐसा ही निकलेगा। देखो अंतर यहाँ निकालते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कुछ नहीं वही तरीका 1:8। तो यहाँ पर आपको अंतर लिखना पड़ेगा, 4 और 9 का अंतर कितना हो गया 5, कितना गुणा पर सर 5 गुणा पर,
तो ये भी 5 गुणा पर हो जाएगा, 8 पंचे 40। बोलो इसके पहले में भी जो हम तरीका लगाए थे फर्स्ट मेथड, उसमें भी हम आपको ये 4 निकाल कर बताए थे सवाल का जवाब। 32 आया था पहली संख्या, दूसरी संख्या 72, योग आया था 104 और अंतर आया था 40। आया था या नहीं आया था? बोलेंगे सर एकदम क्लियर है, कुछ नहीं करना है। बिफोर चेंज वाला मतलब जो पूछा है मूल संख्या पूछा है तो मूल संख्या के ऊपर जो परिवर्तन किया जा रहा है उसको यहाँ पर, परिवर्तन करने के बाद जो आ रहा है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ, इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ, फिर इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ, फिर इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ, इन दोनों का अंतर निकाल के यहाँ। अच्छा, एक बात हम आपको और समझा रहे हैं, यदि ये दोनों प्लस में, जैसे मान चलो बोला है ना कि पहली और दूसरी संख्या में 12 जोड़ रहा है, तो वो ऐसा भी तो बोल सकता हूँ पहली संख्या में 12 जोड़ रहा है, दूसरी संख्या में से 12 घटा रहा है, ऐसा भी बोल सकता था। तो इस चीज को ध्यान में जरा आप रखिएगा, ये चीज जरा आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये नोट देकर आपको लिख लेना है, नोट देकर आपको लिख लेना है बगल में कि जब दोनों प्लस में रहेगा, जब दोनों प्लस में रहेगा तो आपको घटाना है। आपको क्या करना है सर? घटाना है। जब दोनों माइनस में रहेगा, माइनस में, तब भी आपको घटाना है। एगो प्लस में और एगो माइनस में रहेगा तो जोड़ना है, एगो माइनस में और एगो प्लस में रहेगा तब भी आपको जोड़ना है। ये नोट देकर कहीं लिख लीजिएगा, कोपचे में साइड में इसको लिख लीजिएगा। यदि सेम साइन रहेगा तो अंतर निकालना है, अंतर। प्लस प्लस रहे तब भी दोनों का अंतर निकाल के लिखना है, माइनस माइनस रहेगा तब भी दोनों का अंतर निकाल के ही लिखना है। एगो प्लस है एगो माइनस रहे तो दोनों को जोड़ कर लिखना है, एगो माइनस एगो प्लस रहे दोनों को जोड़ कर लिखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखो मैंने बोल दिया है, सेम साइन रहेगा घटा देना, अपोजिट साइन रहेगा जोड़ देना, सेम साइन रहेगा घटा देना, सेम साइन रहेगा घटा देना, अपोजिट साइन रहेगा जोड़ देना है, अपोजिट साइन रहेगा जोड़ देना है गुणा करने के बाद। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर जो अंतर निकाले ना, अंतर, अंतर जो निकाले इसका मतलब है कि यहाँ साइन क्या है सर? सेम है, इसीलिए अंतर निकाल कर लिखे 120। अगर साइन अपोजिट रहता तो दोनों को जोड़ कर लिखते हैं। यहाँ क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बार मिला लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दूसरा मेथड सब था, एक मेथड हम आपको और समझाते हैं इसका। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड अभी जो बता रहे हैं, इस मेथड से बहुत सारा सवाल लगता है, इस मेथड को हल्के में न लेना। आगे अब रेशियो प्रोपोर्शन में इस मेथड का बहुत यूज होगा, इसीलिए इस मेथड को एकदम समझदारी के साथ समझना है। ठीक है सर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तीसरे मेथड का। तीसरा मेथड जो है डिफरेंस मेथड है, उसको भी समझिए, अच्छा है वो भी, लेकिन वो सब जगह काम नहीं करेगा। वो मेथड जो है सर सब जगह काम नहीं करेगा। तीसरा मेथड डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है, तो मूल संख्याओं का योग क्या है? देखो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि की गई, इसमें भी 12 की वृद्धि की गई है, इसमें भी 12 की वृद्धि की गई है। 12 की वृद्धि करने के बाद जो संख्याएं हैं वो 11:21 के अनुपात में हो जाती है। अब देखो ये नियम जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, मेथड समझा रहे हैं, ये मेथड तभी काम करेगा जब दोनों संख्याओं में बराबर वृद्धि होगा। जैसे पहली संख्या में भी 12 की वृद्धि हो और दूसरी संख्या में भी 12 की वृद्धि हो, दोनों संख्या में बराबर वृद्धि होगा तभी ये मेथड काम करेगा।
अगर दोनों संख्या में बराबर वृद्धि नहीं हो रहा है तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो फिर आपको पहला मेथड और दूसरा मेथड जानना पड़ेगा। अगर बराबर वृद्धि नहीं होगा तब हम कहते हैं कि दूसरा मेथड बेस्ट मेथड है। हालांकि ये मेथड भी बेस्ट है, लेकिन कब? जब दोनों संख्या में बराबर वृद्धि हो तब। बोला है पहले में भी 12 जोड़ा गया और दूसरे में भी 12 जोड़ा गया। तो जब दोनों संख्या में बराबर वृद्धि हो रहा है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सर वो सेम होना चाहिए। यदि दोनों संख्या में वृद्धि बराबर हुआ है तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस देखो 7 है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना हो गया सर? 12 का। क्या डिफरेंस सेम है? बोलेंगे फिर डिफरेंस जो है ना वो सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सबसे पहले डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। अब डिफरेंस को कैसे सेम करेंगे समझना। कभी भी डिफरेंस को अगर सेम करना होगा तो ऊपर वाले अनुपात का अंतर का गुणा नीचे करिए और नीचे वाले अनुपात के अंतर का गुणा ऊपर करिए। जैसे ऊपर वाला अनुपात क्या है? 4:9, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 का गुणा इधर करिए। और नीचे वाला अनुपात कितना है? 11:21। तो 11:21 का अंतर, 11 और 21 का अंतर कितना है? तो बोलेंगे सर 11 और 21 का जो अंतर है वो 9। तो 9 का गुणा कहाँ करेंगे सर? ऊपर करेंगे। 9 का गुणा ऊपर करेंगे। अब देखो बराबर हो गया आएगा अनुपात। गुणा करके देखो, यहाँ गुणा करो। गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 9 81। फिर इसमें गुणा करो, 11 पंचे 55 और फिर 21 पंचे 105। अब अंतर निकालो भाई। अब अंतर बराबर हो गया। देखो 36 और 55 का अंतर कितना आ रहा है बताओ? 36 और 55 का अंतर कितना आ रहा है? देखो 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। इसके बाद ये 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया? क्वेश्चन सही लिखे हम। 11:21, 4:9, ठीक तो है। 4 और 9 का अंतर 5, 11 और 21। ओहो, अंतर ही गड़बड़ लिख दिए हैं, गुणा गड़बड़ से करा दिए ना हो। एक मिनट रुक जाओ, गुणा ही गड़बड़ से करा दिया। अंतर गलत से ऊपर गुणा करा दिए। पहली शुरुआत में जो संख्या थी वो 4:9 के अनुपात में थी। इसमें भी 12 की वृद्धि, इसमें भी 12 की वृद्धि। 12 की वृद्धि करने के बाद जो संख्या हुई 11:21 के अनुपात में हो गई। ठीक, अब चूंकि दोनों संख्या में बराबर की वृद्धि है तो अंतर समान होना चाहिए, लेकिन अभी आपने देखा अंतर समान था नहीं। तो अंतर को समान करने के लिए ऊपर वाले अनुपात के अंतर का गुणा नीचे और नीचे वाले अनुपात का अंतर का गुणा ऊपर। 4 और 9 का अंतर 5 है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे? 5 का। और 11 और 21 का जो अंतर है वो 10 है। हम यहाँ पर पता ना कुछ और से गुणा करा दिए, 9 से गुणा करा दिए थे शायद। 11 और 21 का अंतर कितना है सर? 10। तो यहाँ पर 10 से गुणा कराना है आपको, 10 से गुणा कराना है सर। ठीक, अब 10 से गुणा करा दीजिए। 10 चौक कितना हो गया? 40, 10 नवा कितना हो गया? 90। फिर यहाँ पर 11 पंचे कितना हो गया? 55 और फिर 21 पंचे कितना हो गया? 105। अब अंतर देखो समान आएगा। 40 और 55 का अंतर कितना हो गया? सर 15 अनुपात में। और 90 और 105 का भी अंतर देखो कितना हो गया? 15 अनुपात में। देखो अंतर समान हो गया कि नहीं हो गया? तो कभी भी अगर दो रेशियो के बीच का अंतर समान करना हो तो ऊपर वाले अनुपात के अंतर का गुणा नीचे करिए और नीचे वाले अनुपात के अंतर का गुणा ऊपर करिए। गुणा करने के बाद अंतर समान हो जाता है। ये दो रेशियो के अंतर को समान करने का तरीका है। ठीक है, इसको आप नोट देकर लिख भी सकते हैं कि यदि दो रेशियो के बीच का अंतर समान करना है तब ऊपर वाले अनुपात के अंतर का गुणा नीचे वाले अनुपात में और नीचे वाले अनुपात के अंतर का गुणा ऊपर वाले अनुपात में। ठीक है, अब यहां से देखिए, पहली संख्या जो है वो अनुपात में 40 और दूसरी संख्या 90। अब इसमें 12 की वृद्धि करने के बाद पहली संख्या अनुपात में 55 और दूसरी संख्या अनुपात में 105। कितने की वृद्धि हुई सर? 15 की। क्वेश्चन करा 15 की नहीं वृद्धि हुई है, 12 की वृद्धि हुई है। कितने गुणा पर? आप सब सोचो 15 में किससे गुणा करें कि 12 आ जाए? तो इसको ऊपर रखना नहीं पता चल रहा है तो 12 को ऊपर रखना और 15 को नीचे रखना। मतलब जो गुणा करके मंगाना है उसको ऊपर, जिससे गुणा करना है, जिसमें गुणा करना है उसको नीचे। अब इसको काटो तो 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, 4/5 गुणा करना। अब आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था पहली और दूसरी संख्या का योग। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग आपसे पूछा था, बता देंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग बताने जा रहे हैं। 40 प्लस का 90 कितना हो गया सर? तो अनुपात में
अनुपात में 130 अनुपात में 130। लेकिन ओरिजिनल में बताना है तो गुणा किससे करना पड़ेगा सर? 4/5 गुणा पर है तो 4/5 से गुणा करेंगे। 5 से कट जाएगा 6 बार, 26 बार में 26 पंच 130 होता है और यहाँ पर हो जाएगा 26 चौके 104, तो 104 आपका सही जवाब हो गया 104। तो यही आपसे पूछता पहली संख्या बताइए, तो आप 40 में 4/5 से गुणा करेंगे। दूसरी संख्या 90 में 4/5 से गुणा करिए। योग बोला है तो 40 और 90 का योग 130 में 4/5 से गुणा करिए। यही बोलता अंतर, तो 40 और 90 का अंतर 50 में 4/5 से गुणा कर देते, अंतर हो जाता सर। चारों का चारों अंतर आपको दोबारा मिल जाता। क्लियर है सर? एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नोट करेंगे फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। ये 3 मेथड था आपका। चलिए अब आपको इस पर आधारित और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब आइए 3 मेथड हम आपको इस पर समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 41 पर क्वेश्चन नंबर 41 41 क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दो संख्या 29:20 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक संख्या को 420 कम करने पर अनुपात, यहां पर डेटा सुधारेंगे, अनुपात 17:11 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? सुनिए जी, कह रहा है सेम टू सेम सवाल है। अब इसमें उसमें पूछा था योग और इसमें क्या पूछा है सर? अंतर। उसमें योग पूछा था, इसमें क्या पूछा आपसे? अंतर पूछा है। दो संख्या, पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। हम बता रहे हैं सेकेंड मेथड से, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड इज बेस्ट मेथड। इस मेथड पर पकड़ बनाइए, इसी से आगे बहुत सारा सवाल लगेगा। दो संख्या है 29:20 के अनुपात में, 29:20 के अनुपात में है दो संख्या। कह रहा है उनमें से प्रत्येक को 420 कम करने पर, मतलब पहला में से भी 420 घटाया गया और दूसरे में से भी 420 घटाया गया, 420 घटाया गया। प्रत्येक को 420 कम करने पर अनुपात 17:11 हो जाता है। घटाने के बाद जो चेंजिंग हुआ उसको यहाँ लिखिए। अब सॉल्व कर दीजिए। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब आपको अंतर बताना है। 29 और 20 के बीच का अंतर अनुपात में लेकर उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू निकाल देना। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 29 में 11 से गुणा करिए। 11 9 99 की 9 हाथ 9, 11 दूना का 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा सर? 22 और 9 हो गया कितना? 41, सॉरी 31, 31 ठीक है। इसके बाद 17 में 20 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा, मतलब 340। अब इसका अंतर निकाल दीजिए। अंतर निकालेंगे तो सर कितना आ जाएगा? 21, तो अनुपात में आ गया 21, 21। अब इधर गुणा करिए नीचे, 11 इंटू 0, 11 दूना 22 का 2 हाथ 2, 11 चौक 44 और 2 कितना हो गया? 46। 17 में 42 से गुणा करिए, 17 इंटू 0 0 हो जाएगा, 17 दूना 34 की 4 हाथ 3, 17 चौक 68 और 3 कितना हो जाएगा? 71। फिर इसका अंतर निकालिए, अंतर निकालिए सर। अब अंतर इसका क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साइन समान है। जब साइन सेम होता है तो इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। साइन अपोजिट होगा तो दोनों का योग यहाँ निकाल कर लिखिएगा, योग। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2, फिर 11 में से 6 जाएगा तो 5 और उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो 2। यही हुआ, 2520 आया। अब आपको पता है सर अगला स्टेप क्या करना है? इसका और इसका रेशियो बनाइए। 21:2 का इसका और इसका रेशियो बनेगा ना, तो 21:2520, 21:2520 इसका और इसका रेशियो बना दिए, 21:2520 हो गया। इसको काटिए तो कटेगा 21 से कम 21, फिर यहाँ पर देखिए 21 से कम 21 बचा कितना? 4, 21 दूना 42 और 0, 120 बचा। अब पूछा क्या था? दोनों संख्या का अंतर, तो दोनों संख्या का अंतर निकाल दीजिएगा। 29 और 20 का अंतर कितना होता है सर? बोलेंगे सर 29 और 20 का अंतर 9 कितना गुणा पर? 9 गुणा पर। तो संख्या भी आपका 9 गुणा पर हो जाएगा। 12 9 में 108 और एक 0 है तो 0, 1080 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1080 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1080 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होगा सर, एकदम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर।
क्वेश्चन नंबर 42 पर। सर एक क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ 4 से 5 बार अपने समझदारी से। एक क्वेश्चन 4 से 5 बार खुद से लगाना पड़ेगा अपने समझदारी से, इतना हल्के में आप कमांड नहीं कर पाएंगे। 4 से 5 बार एक क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से एक बार समझिए, समझने के बाद लिखिए, लिखने के बाद दोबारा समझिए, उसके बाद फिर उसको खुद से लगाइए, खुद से लगाइए, 4 से 5 बार लगाइए। इसको हल्के में नहीं लीजिए, मजाक में नहीं लेना है, 4 से 5 बार लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? नहीं तो फिर आपके पास पछतावा के सिवा रहेगा ही क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर सवाल नंबर 42 पर। सवाल नंबर 42 पर आपको भले ही सब मजाक लगता हो कि सर बोलते हैं इतना बार लगाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। सर यही करना पड़ता है, दूसरा कुछ तो नहीं करना पड़ता है, ठीक है? यही करने से नौकरियां होता है, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा बार लगाएंगे, उतना ज्यादा कमांड बनेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, वैसा सवाल कहीं मिलेगा तो जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी हम टाइप करा रहे हैं, जो भी तरीका सिखा रहे हैं, उस पर माइंड कॉन्सेंट्रेट करके समझने का प्रयास करिए और समझ में जरूर आएगा। अगर कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, पकड़ आपका ठीक है, अगर पीछे जितना पढ़ाए उतना पर पकड़ बना लिए है, सवालों को लगाने से पहले सवालों को पढ़ के उसका मतलब समझ रहे हैं, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। सबका पढ़ने का तरीका होता है, सब कुछ थोपना नहीं है किसी के ऊपर, जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर चलना है ना? आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेकर चलना पड़ेगा। किसी के ऊपर थोपेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर थोप लीजिए, ठीक ना? सवाल बना रहे हैं तो सवाल का सॉल्यूशन देखने से पहले पहले खुद से क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, लैंग्वेज क्वेश्चन का समझिए, कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या जा रहा है, फिर सॉल्यूशन देखिए। समय देना पड़ेगा सर, बिना समय दिए नहीं होगा, समय तो देना पड़ेगा, है ना? एक क्वेश्चन पर आपको ठीक ठाक समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप बिगिनर हैं, बिगिनर है और बिगिनर को उतना समय देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हटकर है एकेडमिक से, बात को समझा करिए। आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर 42 पर। कह दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 को घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। तो मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो संख्या निकाल लो, और संख्या निकालने के बाद मूल संख्या निकालने के बाद उसमें 15 जोड़ के फिर उसका अनुपात निकाल देंगे। पहले आपको संख्या निकालना पड़ेगा, और संख्या तो हम लोग निकालना सीख ही चुके हैं। करा दो संख्या 3:5 के अनुपात में, वही सेकंड मेथड, क्रॉस मेथड चलना। दो संख्याएं जो है 3:5 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 को घटाया जाए, इधर से भी 13 घटा दो और इसमें से भी 13 घटा दो, तो घटाने के बाद जो नई संख्या मिल रही है वो 10:21 के अनुपात में मिल रही है, 10:21 के अनुपात में मिल रही है। तो बोल रहा है मूल संख्याओं में 15 जोड़ने के बाद संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? यही तो है मूल संख्या। अब मूल संख्या अनुपात में इसको ओरिजिनल में निकालेंगे और निकालने के बाद उसमें 15 जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल देंगे, अंतर हो जाएगा। चलिए पहले मूल संख्या निकालते हैं। मूल संख्या 21 3 63 और फिर 10 5 50, ये कितना हो गया सर? अंतर अनुपात में 13। फिर यहाँ 21 × 13 करो, 21 3 63 का 3 हार्सिंग 6, 21 से कम 21 और 6 कितना हो जाएगा सर? 27। 10 में 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 130। साइन सेम है तो अंतर निकाल देंगे, निकाल दो भाई अंतर। कितना आ गया सर? 143। 143। अब 13:2 का 143, देख लो दोनों को आपस में रेशियो निकालेंगे ना, तो हो जाएगा 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1:11 हो जा रहा है ना, 1:11। अब मूल संख्या निकाल लो, पहली संख्या भी निकालना है और दूसरी संख्या भी निकालना है। पहली संख्या क्या है सर? पहली संख्या हो जाएगा 1:11 पर, 1:11 पर कहेंगे 1 नहीं है 3 है, कितना गुणा पर? 3 गुणा पर, ये भी हो जाएगा 3 गुणा पर 33।
अब दूसरी संख्या निकाल लो भाई, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालेंगे, 1 कितना हो गया 11। तो 1 नहीं है, दूसरी संख्या कितनी है 5 है। कितना गुणा पर 5 गुणा पर, तो ये भी हो जाएगा 5 गुणा पर 11 पंचे कितना हो गया मेरे भाई 55। अब आपसे बोला है दोनों संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या 33 और दूसरी संख्या जो है सर, दूसरी संख्या है जो 55। बोला है दोनों में 15 जोड़ दीजिए, इसमें भी 15 जोड़ो और इसमें भी 15 जोड़ो। जोड़ दो भाई 15, ये कितना हो जाएगा 48। इसमें 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48, और इसमें 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा मेरे भाई 70। इसमें 15 जोड़ने पर 70। अब बोला है कि 15 जोड़ने के बाद दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात, तो 48:70 का रेशियो बताइए। 2 के पहाड़ से कट जाएगा, 2 से 24 बार में और 2 से 35 बार में। 24:35 आपका सही जवाब हो जाएगा। 24:35 आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, है ना। सेम टू सेम प्रोसेस चल रहा है, कुछ है ही नहीं सवाल में। पहला संख्या निकालना था, दूसरा संख्या निकालना था, फिर दोनों संख्या निकालकर उसमें 15 जोड़कर उसका रेशियो निकाल देना था, यही था। और आप संख्या निकालना, इन दोनों का योग निकालना, दोनों का अंतर निकालना आप सीखते आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर। इस तरीके का सवाल आए तो आपसे बनना चाहिए सर, बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, और हाँ, क्योंकि समान संख्या घटाया जा रहा है, समान संख्या जोड़ा जा रहा है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं, डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं क्रॉस पर कमांड करो, क्रॉस मेथड पर कमांड करो, आगे चलकर क्रॉस मेथड का यूज है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्रॉस मेथड पर कमांड करो। कमांड ये मेथड सब जगह लगेगा, चाहे समान संख्या घटे, चाहे समान संख्या जुटे, चाहे समान संख्या ना घटे, समान संख्या ना जुटे, सब में काम करेगा, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। आप कोशिश करना, पहले ये सब जो सवाल आपको कराया जा रहा है, आप कोशिश करो पहले खुद से करें। जैसे एक सवाल का कंसेप्ट समझ लिए तो अगले सवाल कोशिश करो अगर उसी प्रकार का है तो खुद से करें, और नहीं हो पा रहा है तब यहाँ पर आ जाओ, दोबारा देख लो, समझा करो बात को। कुछ अपना भी दिमाग लगाना है बाबू। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा हट के है, उस तरीके का नहीं है। समझो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। कह रहा है एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपए था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। देखो क्या कर रहा है, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई। अब यही चीज है कि सवाल पढ़कर आपको समझना खुद है, सवाल पढ़ो और उसको समझने का प्रयास करो। पहले हमको देखने से पहले आप खुद से समझने का प्रयास करो। कह रहा है जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई है। पहले कुछ टिकट का कीमत था और अब कुछ टिकट का कीमत हो गया। वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई है। कीमत मूल्य 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, मतलब पहले 11 रुपया अनुपात में था टिकट का दाम, तो अब टिकट का दाम कितना बढ़ा के कर दिया गया 12। टिकट का दाम बढ़ाने से जो पार्क में आने वाले लोग थे उनकी संख्या में गिरावट आया है। माने यूं कह लो कि टिकट की बिक्री में क्या आ गया है सर, गिरावट आ गया है। टिकट की बिक्री में गिरावट आ गया है। गिरावट माने पहले अगर 8 टिकट बिकता था तो अब कितना टिकट बिक रहा है, 7 टिकट बिक रहा है। 7 टिकट, ध्यान से समझना। पहले वाटर पार्क में एक टिकट का दाम 12 रुपया था, अब दाम हो गया है, सॉरी पहले 11 रुपया था, अब दाम हो गया 12 रुपया। दाम बढ़ाने के कारण टिकट के बिक्री में गिरावट आ रही है। पहले 8 गो टिकट बिकता था, अब 7 गो टिकट बिक रहा है। तो उसके राजस्व, मतलब जो भी उसका मालिक है, वाटर पार्क का जो मालिक है, उसके राजस्व में, उसके आय में जो है बढ़ जाने के बाद, मतलब टिकट का दाम बढ़ जाने के बाद उसके आय उसका क्या हो गया ये आपसे पूछ रहा है। और जबकि पहले वाला दिया हुआ है कि पहले उसका राजस्व कितना आता था, तो यहां से हम लोग राजस्व निकाल लेंगे।
राजस्व, राजस्व निकाल लेंगे। पहले एक वो टिकट का दाम 11 रुपया था, तो 8 गो टिकट बिकता था, तो टोटल कितना रुपया कमाता था? 88 रुपया। समझ रहे हैं? एक टिकट का दाम पहले 11 रुपया था, 8 गो टिकट बिकता था पहले, तो कमाता कितना था? 88 रुपया। अब एक टिकट का दाम हो गया 12 रुपया, तो बिक रहा है 7 गो, तब कमा क्या रहा होगा? 84 रुपया। 84 रुपया। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है डेटा, ओरिजिनल डेटा किसका दिया हुआ है? कह रहा है यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले, टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले जो दैनिक राजस्व था, मतलब उसका जो कुल आमदनी था, वो 1,76,000 रुपए था। 1,76,000 रुपए था। तो बताइए कि कीमत, टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद उसको जो दैनिक राजस्व प्राप्त हुआ है वो अब कितना हो रहा है? यही तो है, यही तो सवाल है जी। अब देख लो ये कितना गुणा पर है, तो बोलेंगे सर 88 गुना 176 होता है, तो 2000 गुना पर है, 2000 गुना पर। तो इसको भी कर देंगे 2000 गुना पर, 2000 गुना पर। मतलब आपको ये देखना है कि 88 में कितना से गुना करे कि 1,76,000 है। नहीं समझ में आता है तो 1,76,000 को ऊपर रखना, और फिर जिसको लाना है उसको ऊपर, जिससे लाना है उसको नीचे। सॉल्व कर देना, पता चल जाएगा कितना गुणा पर है। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा? 84 गुना 168, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो। मतलब अब जो है उसकी दैनिक राजस्व कितनी प्राप्त हो रही है सर? 1,68,000। पहले कमाता था 1,76,000, अब कितना कमा रहा है? 1,68,000 टिकट के दाम में वृद्धि करने के वजह से। क्यों? क्योंकि जो ग्राहकों की संख्या थी वो कहीं ना कहीं घट गई है। ठीक है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू। नहीं ना? ये सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। अच्छा सवाल है और इसको लगाने का तरीका भी बेहतरीन है। ठीक है, तो सर आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 तक कंप्लीट कर लिए हैं, 43 तक। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा और कंटिन्यू किया जाएगा। आज यही रहने देते हैं, मिलेंगे सर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।